दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि बैंक से आप क्या समझते हैं, यानी बैंक क्या होता है और बैंक कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए जानते हैं। कोई भी वित्तीय संस्था जो अपने ग्राहकों से जमा यानी डिपॉजिट स्वीकार करती है और ग्राहकों के इस्तेमाल के लिए ऋण यानी लोन उपलब्ध कराती है, उसे बैंक कहा जाता है। जमा स्वीकार करने एवं ऋण देने की ये प्रक्रिया बैंकिंग कहलाती है। हालांकि वर्तमान में कई बैंक अन्य सुविधाएं भी ग्राहकों को उपलब्ध करा रहे हैं, जिनकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, अब जानते हैं भारत में संचालित बैंकों के कितने प्रकार हैं। इसमें सबसे पहले आता है वाणिज्य बैंक, दूसरा केंद्रीय बैंक, तीसरा ग्रामीण बैंक, चौथा सहकारी बैंक और पांचवें में आते हैं अन्य प्रकार। वाणिज्य बैंक ऐसे बैंक हैं जो जमा स्वीकारने तथा ऋण देने के साथ साथ सृजन का भी कार्य करते हैं। साख सृजन का मतलब इनकम जनरेट करने या कमाई करने से है। जैसा कि अभी हमने बताया था कि बैंक का मुख्य काम ग्राहकों से जमा स्वीकार करना तथा उन्हें लोन देना है। इस पूरी प्रक्रिया में बैंक जमाकर्ताओं को उनके जमा पर ब्याज देते हैं, साथ ही लोन लेने वालों से ब्याज वसूलते हैं। कमर्शियल बैंक द्वारा जिस व्यक्ति को लोन दिया गया है, उससे वसूला गया ब्याज हमेशा किसी जमाकर्ता को दिए जाने वाले ब्याज से अधिक होता है और ब्याज के इसी अंतर से बैंक कमाई करते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति बैंक में 1 लाख रुपए जमा करता है तो उसे 5% की दर से 1 साल में 5,000 रुपए का ब्याज देगा। वहीं यदि कोई व्यक्ति बैंक से 1 लाख का लोन लेता है तो इस स्थिति में बैंक उस व्यक्ति से 10% ब्याज वसूलेगा। कमर्शियल बैंकों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है तथा ये बैंक केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में काम करते हैं। ऐसे सभी बैंक जिनका इस्तेमाल हम बैंकिंग सेवाओं के लिए करते हैं, इसी श्रेणी के उदाहरण हैं। वाणिज्यिक बैंकों के कार्य, इसमें पहला है मांग जमा स्वीकार करना, अर्थात ऐसा जमा जिसे ग्राहक द्वारा कभी भी वापस मांगा जा सकता है। इसके अंतर्गत बचत खाते यानी सेविंग अकाउंट तथा चालू खाते यानी करेंट अकाउंट शामिल है। दूसरा है समय जमा स्वीकार करना, अर्थात ऐसा जमा स्वीकार करना जो एक निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है। इन्हें ग्राहक निश्चित समयावधि पूर्ण होने के पश्चात ही मांग कर सकता है। इसके अंतर्गत रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी तथा एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट शामिल है। तीसरा है ग्राहकों को ऋण प्रदान करना, जिसमें अल्पकालिक सामान्यतः 1 साल से कम के लिए होता है। ओवरड्राफ्ट यानी चालू खाता धारकों की वित्तीय संपत्तियों के आधार पर उन्हें खाते में उपलब्ध धनराशि से अधिक धनराशि का चेक जारी करने की अनुमति होती है, जिसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं, तथा दीर्घावधि ऋण सुविधाएं शामिल हैं। चौथा, इसके अतिरिक्त वर्तमान में वाणिज्यिक बैंक अन्य कार्य जैसे डीमैट खातों की सुविधा उपलब्ध कराना, बिल, बीमा आदि का भुगतान, लॉकर सुविधा, विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय आदि सुविधाएं भी उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों, दूसरा है केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई है। आरबीआई मुख्य रूप से ये कार्य करता है। पहला है सभी बैंकों के नियामक की तरह कार्य, दूसरा मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन, तीसरा है मुद्रा जारी करना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी आरआरबीएस। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक की शुरुआत सितंबर 1975 में पारित एक अध्यादेश के तहत अक्टूबर 1975 में की गई थी। तत्पश्चात इस कानून को 1976 में संसद द्वारा पारित किया गया। शुरुआत में ग्रामीण बैंकों की संख्या 5 थी। इनकी शुरुआत के पीछे मुख्य उद्देश्य बैंकिंग सेवा को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना था, जिससे ग्रामीण स्तर पर कृषि तथा अन्य उद्योगों जैसे मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन आदि को ऋण के तौर पर साख या धन उपलब्ध कराया जा सके। बैंकिंग को ग्रामीण तथा दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने के अतिरिक्त किसानों तथा छोटे उद्योगपतियों को सस्ती दरों में ऋण उपलब्ध कराना भी ग्रामीण बैंक का एक लक्ष्य था। क्योंकि वाणिज्यिक बैंकों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है,
अतः वह दिए जाने वाले कर्ज में अधिक ब्याज वसूलते हैं, जिसे किसी किसान या छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योग आदि के व्यक्ति द्वारा वहन कर पाना कठिन होता है। ग्रामीण बैंकों की संरचना। ग्रामीण बैंकों की स्थापना में मुख्यतः 3 संस्थाओं की भूमिका होती है, जिनमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा प्रायोजक या स्पॉन्सर्ड बैंक शामिल हैं। किसी भी ग्रामीण बैंक में इनकी हिस्सेदारी क्रमशः 50%, 15% तथा 35% होती है। दोस्तों, चौथा है सहकारी समितियां यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सहकारी बैंकों की स्थापना राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत की गई। ऐसे बैंकों का मुख्य उद्देश्य कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के साथ साथ शहरों में लघु उद्योग, स्वरोजगार आदि को बढ़ावा देना था। इस प्रकार ये मुख्यतः 2 भागों में विभाजित होते हैं, जिनमें ग्रामीण सहकारी बैंक तथा शहरी सहकारी बैंक शामिल हैं। इन बैंकों का संचालन सहकारी समितियों द्वारा किया जाता है तथा ये समितियां राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर कार्य करती हैं। इनकी शाखाएं मुख्यतः एक ही राज्य तक सीमित होती हैं। ये समितियां 3 स्तरों पर कार्य करती हैं। पहला है राज्य सहकारी समिति, दूसरा है जिला सहकारी समिति और तीसरा है प्राथमिक या ग्रामीण स्तरीय ऋण समितियां। बैंकों के अन्य प्रकार इस प्रकार से हैं: गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं और दूसरा है पेमेंट बैंक। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, इनके तहत मुख्यतः 3 प्रकार की वित्तीय संस्थाएं आती हैं। ये विकास बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां तथा प्राथमिक डीलर हैं। विकास बैंक। इन बैंकों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य किसी क्षेत्र विशेष को वित्तीय सेवा उपलब्ध करना तथा विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करके आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना है। प्रत्येक बैंक किसी विशेष क्षेत्र को लक्ष्य बनाकर कार्य करता है। वर्तमान में 4 प्रकार के विकास बैंक हैं। पहला है नाबार्ड यानी कृषि क्षेत्र के लिए, दूसरा है सिडबी यानी औद्योगिक विकास के लिए, तीसरा है एक्जिम यानी आयात तथा निर्यात के लिए और चौथा है एनएचबी यानी आवासीय क्षेत्र के लिए। दोस्तों, अब आती हैं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी एनबीएफसीएस। एनबीएफसी अर्थात गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां सामान्यतः बैंकिंग कार्य नहीं करती हैं, किंतु ग्राहकों को वित्तीय सेवा उपलब्ध कराती हैं। जैसे ये जमा स्वीकार करती हैं तथा ऋण भी उपलब्ध कराती हैं, किंतु बैंकों के विपरीत एनबीएफसी मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती। दूसरे शब्दों में, जहां आप बैंक में धन जमा करके उसे कभी भी निकाल सकते हैं, उसके विपरीत आप एनबीएफसी में राशि जमा करने के बाद पुनः मुद्रा के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते। अतः इन संस्थाओं को डिमांड ड्राफ्ट या चेक जारी करने का अधिकार नहीं होता। हालांकि जमा राशि से ग्राहक अन्य कार्य जैसे बिलों का भुगतान, बीमा, प्रतिभूतियां आदि खरीद सकते हैं। एनबीएफसी कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत होती हैं। प्राथमिक डीलर। आरबीआई में पंजीकृत ऐसी संस्थाएं जिनके पास रिजर्व बैंक से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने तथा उन्हें पुनः बाजार में बेचने का लाइसेंस होता है, प्राथमिक डीलर कहलाते हैं। इनमें कोई भी बैंकिंग या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी शामिल हो सकती है। दूसरा है पेमेंट बैंक। प्रत्येक व्यक्ति तक बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने, लघु बचत खाते उपलब्ध कराने आदि के उद्देश्य से रिजर्व बैंक द्वारा पेमेंट बैंक की अवधारणा प्रस्तुत की गई। हालांकि इसकी गतिविधियों का दायरा किसी बैंक की तुलना में कम है। ये केवल जमा स्वीकार कर सकते हैं, ऋण प्रदान नहीं करते। पेमेंट बैंकों के लिए न्यूनतम 100 करोड़ की पूंजी होना आवश्यक है, जिसमें से 75% धनराशि को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनिवार्यता होती है। इसके उदाहरणों में पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक आदि शामिल हैं। बैंकों की कार्यप्रणाली। दोस्तों, यहाँ तक आप बैंकों के प्रकारों को समझ चुके होंगे। आइए अब जानते हैं बैंकिंग के बारे में। बैंकिंग से आशय बैंकों की कार्यप्रणाली से है, अर्थात बैंक किस प्रकार अपने ग्राहकों को सेवा उपलब्ध कराते हैं। वर्तमान में लगभग सभी बैंक कोर बैंकिंग प्रणाली यानी सीबीएस पर आधारित हैं, अर्थात किसी बैंक की सभी शाखाओं को एक कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्राहक किसी भी शाखा से बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकता है। बैंकिंग सेवाओं के लिए किसी बैंक शाखा में जाने के साथ साथ वर्तमान में मोबाइल बैंकिंग,
इंटरनेट बैंकिंग आदि विकल्प भी मौजूद हैं, जिनकी मदद से ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं जैसे बिलों का भुगतान, पैसों का हस्तांतरण आदि का लाभ घर बैठे लिया जा सकता है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी बैंकों के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।